नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं देश दिन भर। दार्जिलिंग की एक सड़क पर कुछ लोग एक गाड़ी को आग लगाने के बाद गुलेल से पुलिस वालों पर पत्थर फेंकते दिखे। ये लोग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थक थे जो जीजेएम के अध्यक्ष विमल गुरुंग के घर और दफ्तर पर छापेमारी से भड़क उठे और विरोध जताने के लिए हिंसा पर उतारू हो गए। दार्जिलिंग में हंगामे के दौरान जीजेएम समर्थकों ने पेट्रोल बम फेंककर की गई कई गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश की है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दार्जिलिंग के पटला भास इलाके में एक सड़क तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जंग का मैदान बन गई। गोरखालैंड समर्थक जहां पुलिस वालों को निशाना बनाकर गुलेल से पत्थर मार रहे थे, तो वहीं पुलिस भी पत्थर का जवाब पत्थर से दे रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ऐसे में पुलिस ने कई हवाई फायर किए और आंसू गैस के गोले भी दागे। दार्जिलिंग में पुलिस और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों के बीच ऐसी हिंसक झड़पें कई जगहों पर हुई हैं। पुलिस कार्रवाई से गुस्साए समर्थकों ने कलिंपोंग जिले से पेडोंग थाने में आग लगा दी, जिसकी बड़ी वजह गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विमल गुरुंग के घर और दफ्तर पर पड़ा छापा था। दार्जिलिंग में पुलिस ने जब विमल गुरुंग के दफ्तर का ताला तोड़कर छापा मारा तो वहां से कई तरह के हथियार और लाखों की नकदी बरामद की गई। इनमें धनुष, तीर, कुल्हाड़ी, फरसा, खुरकी, हसिया, चाकू और बेसबॉल बैट समेत एक क्रॉसबो भी जब्त किया गया। सबकी नजर क्रॉसबो पर ही थी। पुलिस वाले भी इसकी पड़ताल करने लगे। हालांकि पुलिस ने जब विमल गुरुंग के घर छापा मारा तो वो वहां मौजूद नहीं थे। छापेमारी की कार्रवाई के बाद पुलिस ने दार्जिलिंग में जीजेएम के दफ्तर को सील कर दिया है। साथ ही जीजेएम की युवा इकाई को रैली करने की इजाजत भी नहीं दी गई है, जिसके बाद दार्जिलिंग में हिंसा भड़क गई। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की महिला कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करने लगे। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई को सोची समझी साजिश बताया। जीजेएम के मुखिया विमल गुरुंग के घर पर पड़े छापों पर पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा है, पुलिस के जरिए छापे मरवाकर पश्चिम बंगाल सरकार गोरखालैंड आंदोलन को दबाना और हमें डराना चाहती है। गोरखा लोगों की एकजुटता देखकर ममता सरकार हिल गई है और गुरुवार को पड़ा छापा गोरखा एकता पर सीधा हमला है। It is the government of West Bengal. They want to suppress us use police force. गोरखालैंड की मांग पर जीजेएम के अनिश्चितकालीन बंद को 4 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में डर की वजह से दार्जिलिंग घूमने आए पर्यटक अब मेघालय का रुख करने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में सरकारी एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी का मैनेजर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सफाई देता दिखा। आरोप है कि एक गर्भवती महिला को 108 नंबर मिलाने पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह उसके नवजात बच्चे की मौत का सबब बनी और पीड़ित परिवार को एम्बुलेंस न मिलने की वजह ये बताई गई कि गाड़ी में डीजल नहीं था। जब ये मामला सीएमओ की जानकारी में आया तो उन्होंने 108 नंबर पर एम्बुलेंस सेवा देने वाली जीवीके कंपनी के मैनेजर को तलब कर और उससे सफाई मांगी। जिस एम्बुलेंस वाले को बात की गई थी उसने शायद ये कहा कि मेरी गाड़ी में तेल नहीं है, तो उसने फिर दूसरी गाड़ी को कहा, तो पेशेंट ने ये कहा कि अब हमें जल्दी है, फिर उसने शायद अपने उससे चला गया, दूसरी गाड़ी को नहीं अवेल कर पाया। मैं जांच कर रहा हूँ और उसकी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ क्लीन में कार्रवाई करूंगा। उसका कार्ड जो है वो स्वैप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये दिक्कत हुई। अपना पहला बच्चा खोने के बाद प्रभात और आरती सदमे में हैं। पीड़ित दंपति के मुताबिक अगर उन्हें समय पर एम्बुलेंस मिल जाती तो आज उनके घर में मातम की जगह खुशियां होती। एम्बुलेंस न आने की वजह से मेरी वाइफ तो अब ठीक है, मेरी वाइफ को भी खतरा था, पर मेरे बच्चा जो अच्छा खासा नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए थी वो आज हमारे बीच में नहीं है। सर, पहला बच्चा हमारा था तो सब खुशियाँ मना रहे थे कि सब ने आएंगे हमारे घर पे। प्रभात और आरती की शादी 1.5 साल पहले हुई थी। पहले बच्चे को लेकर पूरा परिवार काफी उम्मीदें पाले हुए था, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। बिहार के समस्तीपुर कॉलेज में ग्रेजुएशन की परीक्षा के दौरान एक छात्रा की कॉपी के नीचे से नकल की पर्ची मिली। ये हाल सिर्फ एक छात्रा का नहीं था, बल्कि शिक्षक की मौजूदगी में हॉल में परीक्षा दे रहे ज्यादातर छात्र और छात्राएं खुलेआम नकल करते देखे गए। और जब मीडिया का कैमरा समस्तीपुर कॉलेज के परीक्षा हॉल में पहुंचा तो यहां कई छात्र छात्राओं के पास से नकल की पर्चियां मिली। कई छात्र नकल की पर्चियां कॉपी के नीचे दबाए बैठे थे तो कई गाइड लेकर खुलेआम नकल कर रहे थे। बीए 3rd ईयर की परीक्षा में खुलेआम नकल की तस्वीरें कैमरे में कैद होने के बावजूद कॉलेज के प्रिंसिपल ये दावा करते रहे कि उनके यहां नकल रोकने के पूरे इंतजाम किए गए हैं।
लेकिन तलाशी के बावजूद छात्रों के पास से मिल रही नकल की पर्चियों से साफ है कि कॉलेज प्रशासन नकल रोकने को लेकर गंभीर नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल समस्तीपुर के संत कबीर कॉलेज में भी दिखा। यहां भी छात्र बेखौफ होकर नकल करते कैमरे में कैद हो गए। योगी आदित्यनाथ ने गोरखधाम मंदिर में पूजा की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर में पूजा अर्चना की। कानपुर आईआईटी में छात्रों ने गाउन और हैट की बजाय कुर्ता पजामा पहनकर दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। कानपुर देहात में एक बेकाबू कार ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई। बुलंदशहर में एक युवक की गला रेत कर हत्या की गई। बिजनौर में कुछ मुस्लिम परिवार रमजान के महीने में गरीब परिवारों के घरों में शौचालय बनाने के लिए आर्थिक मदद दे रहे हैं। ओडिशा के कंधमाल में एक परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें अस्पताल ने एम्बुलेंस नहीं दी, जिससे उन्हें बेटी का शव स्ट्रेचर पर घर ले जाना पड़ा। अहमदाबाद में साध्वी जयश्री को भगाने के आरोप में क्राइम ब्रांच ने 4 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के बाड़मेर में एक गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। राजस्थान की जैसलमेर में पुलिस ने लोगों से अपील की कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में विवादास्पद संदेश और तस्वीर न भेजें। फिल्म दंगल अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी भाषा की सूची में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दुनिया की 5वीं फिल्म बन गई है। चीन में रिलीज होने के बाद इस फिल्म का दुनिया भर में कमाई का आंकड़ा करीब 2000 करोड़ तक पहुंचने वाला है। मनोज वाजपेयी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म अय्यारी के कश्मीर में शूटिंग पूरी हो गई है। सूरज पंचोली दक्षिण भारत की एक फिल्म के रीमेक में काम करेंगे, जिसका निर्देशन प्रभुदेवा कर रहे हैं। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक अपने एक ट्वीट से सबके निशाने पर आ गए हैं। पाकिस्तानी टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने के तुरंत बाद अलगाववादी नेताओं का पाकिस्तान प्रेम खुलकर सामने आ गया और इसके अलावा आवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता राशिद इंजीनियर ने भी मीरवाइज का समर्थन किया और उनके ट्वीट को कश्मीर के लोगों की आवाज बताया। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने साफ किया है कि अलगाववादी नेताओं के ऊपर सही वक्त आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जबकि पाकिस्तान की जीत के तुरंत बाद मीरवाइज उमर फारूक ने ट्वीट कर लिखा है कि जैसे हमने तरावीह खत्म की तभी पटाखों की आवाज सुनाई देने लगी। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, फाइनल के लिए बेस्ट ऑफ लक। सूत्रों के मुताबिक शोपियां में कुछ आतंकवादियों ने भी पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते हुए हवा में फायरिंग की और इससे एक बात फिर साबित हो गई है कि आतंकियों और अलगाववादी नेताओं को पाकिस्तान से कितना लगाव है। हालांकि उनके इसी लगाव की वजह से ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने पहले ही कई अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसा हुआ है और मीरवाइज के पाकिस्तान को खुले समर्थन के बाद एक बार फिर सभी दलों ने हुर्रियत का बहिष्कार शुरू कर दिया है। आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने हुर्रियत की निंदा करते हुए कहा है कि भारत में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करना हुर्रियत के चेहरे को दिखाता है। वास्तव में ये दुई राष्ट्रवादी हैं और इस्लामिक रेडिकल को कश्मीर में आगे बढ़ाने में लगे हैं। इनकी आत्मा पाकिस्तान में बसती है। हम चीयर करके इनको पाकिस्तान भेज देना चाहते हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस एक कदम आगे निकलती हुई दिखी और कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने मीरवाइज पर टिप्पणी करना तो दूर, उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। मीर कौन है? मीर वाहिद, मेरे को तो यही नहीं पता कौन है ये। शिवसेना ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया और हुर्रियत नेताओं की पाकिस्तान परस्ती पर उन्हें जमकर लताड़ा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने घाटी में मनाए गए जश्न का समर्थन किया और क्रिकेट का हवाला देते हुए खेल को राजनीति से दूर रहने की बात कही और इनमें पहला नाम था पीडीपी के प्रवक्ता वहीद उर रहमान का, जिन्होंने इशारों में पाकिस्तान की जीत पर मनाए गए जश्न का समर्थन किया। We should see it through the prism of sportsmanship, promote friendship, and not use it for our political statements. इसके अलावा आवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता राशिद इंजीनियर ने भी मीरवाइज का समर्थन किया और उनके ट्वीट को कश्मीर के लोगों की आवाज बताया। मीरवाइज ने जो कहा उन्होंने भी कहा जो कश्मीर के लोग कहते हैं। मीरवाइज उससे हट के कुछ बात कहेंगे तो लोग पता नहीं उसका भी क्या हाल कर देंगे। लेकिन आप लोगों को शायद प्यार नहीं दे सके, जिसकी वजह से ये हुआ है कि वो आज क्रिकेट मैच में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने साफ किया कि अलगाववादी नेताओं के ऊपर सही वक्त आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बनाई गई कमेटी कल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेगी। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक ये कमेटी सोनिया के सामने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम पेश करेंगी और इसके बाद माना जा रहा है कि सोनिया विपक्षी सभी दलों के साथ 20 या 21 जून को बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगी। अगर विपक्षी दल अमित शाह की कमेटी के उम्मीदवार पर सहमत नहीं हुए तो किसी दूसरे उम्मीदवार के नाम पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कांग्रेस विधायक एक किसान को पीटने लगा। आरोप है कि कांग्रेस विधायक अब्दुल सत्तार एक किसान को उसी के खेत से खदेड़ने लगा। गुस्से में खेत पर पहुंचे विधायक ने किसान को थप्पड़ भी मार दिया। जब किसान ने विरोध किया तो विधायक उसे गंदी गालियां देने लगा। विधायक के साथ मौजूद पुलिस वाले यहां विधायक की तरफदारी कर रहे थे। मारपीट का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, जिस पर बाद में विधायक ने अपनी सफाई दी। जान बचाते समय मेरे बोलने में, गाली देने में जो कुछ गलतियां हो सकती है, क्योंकि उस वक्त की परिस्थिति इतनी भयानक थी कि मैं अगर ये रूप धारण नहीं करता तो ये झगड़ा बहुत बड़ा रूप लेता। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन के मंदसौर दौरे पर हैं। शिवराज सिंह ने आज पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में शांति और सद्भावना की कामना की और इस मौके पर शिवराज ने मंदसौर में जल्द नए उद्योग लाने पर भी वादा किया। दौरे के पहले दिन शिवराज किसानों से मिले थे और उन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया था। प्रदेश मेरा लगातार आगे बढ़ता रहे, किसान हो, नौजवान हो, सब पर भगवान की कृपा रहे, व्यापार और उद्योग भी बढ़े, कुल मिला के पूरे प्रदेश में सुख समृद्धि रहे। 1 जुलाई से लागू हो रहे जीएसटी के विरोध में देश भर में कपड़ा कारोबारियों ने दुकानें बंद कर रखी हैं। कपड़ा कारोबारियों के इस बंद का असर देश के कई हिस्सों में देखने को मिला। मुंबई में कपड़े के बाजार में सन्नाटा पसरा नजर आया। यहां क्लॉथ मर्चेंट वेलफेयर के जीएसटी लागू किए जाने पर नाराजगी जताई और केंद्र सरकार से कपड़ों पर लगाए जाने वाले जीएसटी के फैसले को वापस लेने की मांग की। नुकसान तो जो होएगा वो होएगा, सरकार को उसके ऊपर अमल करना चाहिए, नहीं तो व्यापारियों का नुकसान तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है। आगे का कदम ये लिया जाएगा कि व्यापारी को इंडिपेंडेंट स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। पिछले 30 सालों से मैं इंडिया के भारत के सबसे बड़े व्यापारी क्षेत्र का पिछले 36 साल से जनप्रतिनिधि हूँ और मैं व्यापारियों के साथ रहता हूँ, व्यापारियों की बात करता हूँ, व्यापारियों के साथ खड़ा रहता हूँ और इनके मन में ये था कि जीएसटी कपड़ा बाजार पर नहीं लगेगी और मेरा भी ये मानना है कि कपड़ा बाजार में जीएसटी नहीं लगना चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारियों ने बंद रखा। यहां भी व्यापारियों ने जीएसटी पर रोक लगाने की मांग की। कपड़ा व्यापारियों के बंद का असर मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी दिखाई दिया। वहीं जीएसटी के विरोध में गुजरात के बाजार भी बंद नजर आए। अहमदाबाद में कपड़ों के बाजार में सन्नाटा दिखा। यहां व्यापारियों की मांग है कि जीएसटी के नियमों में बदलाव किया जाए। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस वालों की गांधीगिरी देखने को मिली। यहां पुलिस वाले बाइक सवार लोगों को रोककर उन्हें हेलमेट पहनाने लगे। बुलंदशहर एसपी की इस मुहिम के तहत यहां से गुजरने वाले जिन बाइक सवार लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था उन्हें पुलिस वाले हेलमेट पहनाकर यातायात के नियमों से जागरूक करा रहे थे। बुलंदशहर पुलिस की इस मुहिम की तारीफ हो रही है। यह हेलमेट की चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह सुनिश्चित कराया जा रहा है कि सभी दुपहिया वाहन चालक हेलमेट लगा के चलें ताकि वो सुरक्षित अपनी यात्रा कर सकें। जिनके पास हेलमेट नहीं है वो अपना चालान से बचने के लिए हेलमेट खरीदें और हेलमेट लगा के चलें। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में आभूषणों की एक दुकान में दिन दहाड़े डकैती पड़ गई। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों के मुताबिक 5 हथियारबंद बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित सराफा व्यापारी के मुताबिक बदमाश 60 से 70 लाख रुपए का माल लूटकर फरार हो गए। डकैती की इस घटना के बाद इलाके के व्यापारियों में पुलिस के सुरक्षा इंतजामों को लेकर भारी नाराजगी है। सर मैं दुकान पे बैठा हुआ था, 4 लोग आए जिन्होंने पूरा हेलमेट पहना हुआ था और 2 ने कट्टे निकाल लिए, 2 ने वो छुरे निकाल लिए जो मीट काटने वाले छुरे होते हैं वो निकाल लिए और सारा सामान कहने के 2 मिनट के अंदर वो कट्टे लेके आए थे, सीमेंट वाले कट्टे, उसके अंदर सारा भरा। 2 मिनट 3 मिनट में ही जो है ना वो सारा सामान लेके चले गए। करीबन 2-2.5 किलो सोना होगा, 60-70 लाख रुपए का करीबन माल होगा। मालवीय नगर में कोई नई बात तो है नहीं, ना तो यहाँ सिक्योरिटी है ना कोई पुलिस की यहाँ पर कोई कार्रवाई है, कोई बिल्कुल कार्रवाई नहीं है मालवीय नगर के अंदर और ना ही कोई यहाँ सिक्योरिटी है, बिल्कुल कोई यहाँ इंतजाम नहीं है। उत्तर प्रदेश
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार दौरे पर हैं। बिहार के दरभंगा में एक जनसभा में उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। खास बात ये रही कि आमतौर पर खुले मंच से भाषण देने वाले योगी आदित्यनाथ दरभंगा में बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़े होकर भाषण देते नजर आए। योगी ने बिहार दौरे पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि वो आगे भी बिहार आते रहेंगे और 2020 में राज्य में बीजेपी की सरकार बनवाएंगे। अवध प्रांत से यहाँ आया हूँ और यह मां जानकी का धाम है, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार का जो भावनात्मक रिश्ता है, उस भावनात्मक रिश्ते को निभाने और उसके प्रति आप सबको सजग करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आया हूँ। पहली बार जरूर है, लेकिन मान के चलिए कि 2020 तक बहुत बार मुझे यहाँ प्रवास करने हैं, हर जिले में मुझे आना है और 2020 तक जब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का यह झंडा पटना विधानसभा में नहीं लहराएगा, तब तक हम लोगों को चैन से नहीं बैठना है। पहले इस पूरे स्थल को इतना ही कृपा करके धुलवा दिया है, जिससे अगर कहीं पर कोई नापाक हरकत या किसी ने कोई गलत कार्य किया हो तो धरती माता ने स्वयं ही उसको धुलवाने का कार्य भी कर दिया है। सज्जनों, 3 साल बेमिसाल इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश के अंदर हो रहे समारोह में आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं मां जानकी के इस धाम में आकर के आप सबसे संवाद करूं, आप सबके दर्शन करूं और इस धरती को नमन करके उत्तर प्रदेश और बिहार के इन भावनात्मक रिश्तों को एक बार पुनः जोड़ने का प्रयास करूं। तेज दिन भर जारी है, रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए। राजस्थान के जैसलमेर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। मिलिट्री और बॉर्डर इंटेलिजेंस ने दोनों जासूसों के पास से पाकिस्तानी सिम लगे 7 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये मोबाइल फोन सीमा से लगे इलाके में जमीन में दबाकर रखे गए थे। पूछताछ में पता चला कि ये दोनों जासूस आईएसआई के एक मेजर से संपर्क में थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पकड़े गए 4 जासूसों में से 2 रमजान और नबिया खान आईएसआई के स्लीपर सेल से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से उठी किसानों की आग की तपिश राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। मंदसौर में पुलिस फायरिंग में किसानों के मारे जाने के विरोध में किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एम्स की प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए। एम्स ने एमबीबीएस की प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। सूरत की निशिता पुरोहित ने एम्स की प्रवेश परीक्षा में टॉप किया। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते हुए पूर्व सैनिक रक्षा मंत्री अरुण जेटली के घर पहुंचे। जेटली के घर पर नहीं मिलने पर पूर्व सैनिक वापस लौट गए। हिजब के आतंकियों ने पूर्व जज के सुरक्षा कर्मियों से छीनी राइफल की फोटो जारी की। अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा कर्मी से राइफल छीनी थी। मध्य प्रदेश की झाबुआ पुलिस ने कुख्यात डाकू मलखान को गिरफ्तार किया है। मलखान पर 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं। राजस्थान के सीकर में जमीन विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कई लोगों को ठगने वाली साध्वी जयश्री गिरी अहमदाबाद पुलिस हिरासत से फरार हो गई। साध्वी जयश्री को भगाने में मदद करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल रोहतांग में जमकर बर्फबारी हुई। हजारों की तादाद में पर्यटक पहुंचे। भीषण गर्मी में वाराणसी के गंगा घाट पर फर्श पर रोटियां सेकी जाने लगी। वाराणसी का पारा करीब 41 डिग्री दर्ज किया गया।